500 साल आगे की है, जहां पर इंसानों ने अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। वो अर्थ के अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स तक पहुंच चुके हैं और ऐसी एक प्लैनेट का नाम होता है मैड्रिगल, जहां पर अब इंसान बस चुके हैं। इस प्लैनेट पर एक खास फ्यूल है जिसका नाम है ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम को यूएनएससी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अर्थ की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आर्मी का नाम स्पार्टन्स है, वो हासिल करना चाहती है। पर मैड्रिगल पर रहने वाले इंसानों ने अब उनके खिलाफ बगावत कर दी है, लेकिन उन्हें पता है कि जल्द यहाँ पर स्पार्टन की आर्मी आकर उनके ऊपर हमला करेगी। इसीलिए मैड्रिगल का लीडर अपने एक आदमी को यूएनएससी के पास भेजता है ताकि उनकी आर्मी स्पार्टन इनके ऊपर हमला ना करे। ये शांति चाहते हैं, पर यूएनएससी वाले इनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए अब मैड्रिगल पर रहने वाले इंसानों को पता है कि यूएनएससी की आर्मी स्पार्टन जल्दी इनके ऊपर हमला करेगी, जिसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि ये जानते हैं कि ये यूएनएससी की आर्मी का सामना नहीं कर सकते। वहीं लीडर की बेटी को दिखाया जाता है जो बाहर अपने दोस्तों के साथ होती है, और तभी उसे एक एलियन शिप दिखता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें लीडर की बेटी क्वान के सभी दोस्त मारे जाते हैं। वो किसी तरह से अपने बेस पर वापस आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पिता को बताती है कि जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है वो यूएनएससी की आर्मी स्पार्टन नहीं है, बल्कि वो एलियंस हैं। पर उसकी बात पर उसके पिता विश्वास नहीं करते। अभी यहाँ पर एलियंस आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो यहाँ पर लगभग सभी लोगों को मार देते हैं। पर अब यहाँ पर यूएनएससी की टीम स्पार्टन भी आ चुकी है जो इंसानों को बचाती और एलियंस के ऊपर हमला करती है। वो एक एक करके सभी एलियंस को मार देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर क्वान बची होती है। इसके बाद स्पार्टन की टीम जंगल के उस हिस्से में जाती है जहाँ पर एलियंस का स्पेसशिप होता है। स्पार्टन्स के लीडर का नाम जॉन होता है। ये देखते हैं कि एलियंस ने यहाँ पर खुदाई करके एक रास्ते को खोला है, और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें कीस्टोन दिखता है। जॉन जैसे ही कीस्टोन को हाथ लगाता है तो उसे विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक बच्चे को देखता है। तो बच्चा जंगल में अपनी फैमिली के साथ पिकनिक एंजॉय कर रहा होता है। जैसे वो कीस्टोन को छोड़ता है उसे विजन्स आना बंद हो जाते हैं। यहाँ पर एक एलियन छुपा होता है जो सब कुछ देख रहा होता है। वहीं हमें यूएनएससी के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जो अर्थ पर नहीं बल्कि रीच नाम के एक प्लेनेट पर होता है। दरअसल ये वो वक्त है जब इंसान अलग अलग कई सारे प्लेनेट्स पर रहते हैं, और अब क्योंकि मैड्रिगल प्लेनेट के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए मीडिया वाले यूएनएससी पर उंगली उठा रहे होते हैं। सबको लगता है कि यूएनएससी की वजह से मैड्रिगल के सभी लोग मारे गए। यूएनएससी की जो एडमिरल होती है वो कहती है कि मैड्रिगल के लीडर की जो बेटी है जिसका नाम कौन है, उसे मेरे पास लाया जाए ताकि वो मीडिया को बता सके कि हमने उनकी जान बचाने की कोशिश की थी और एलियंस ने उनको मारा है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वहीं हमें एलियंस के प्लेनेट को दिखाया जाता है जिनके पास एक इंसानी लड़की भी है जिसका नाम मैकी है, और यहाँ पर जो एलियंस का लीडर होता है वो मैकी को बताता है कि जॉन नाम के एक इंसान ने जब कीस्टोन को छुआ तो कीस्टोन उसी तरह से एक्टिवेट हो गया जिस तरह से तुम्हारे छूने से एक्टिवेट हुआ करता था। दरअसल मैकी इंसानों से नफरत करती है क्योंकि इंसानों की वजह से उसने अपनों को खोया था और तब एलियंस ने उसे बचाया था, इसीलिए वो एलियंस के साथ है। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि एलियंस उस खास कीस्टोन को लेने के लिए मैड्रिगल प्लेनेट पर गए थे। वहीं यूएनएससी की कमांडर मिरांडा को दिखाया जाता है जो कॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मीडिया के सामने सबको बोलना होगा कि तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर एलियंस ने हमला किया था और यूएनएससी की आर्मी यानी कि स्पार्टन्स ने तुम्हारे प्लेनेट को बचाने की कोशिश की थी। कॉन कहती है कि मैं ऐसा तभी कहूंगी जब तुम हमेशा के लिए हमारे प्लेनेट को छोड़ दोगे, उसे आजाद कर दोगे, नहीं तो मैं मीडिया के सामने ये कहूंगी कि तुमने हमारे प्लेनेट को तबाह किया है और मुझे किडनैप कर लिया। ऐसा करने से यूएनएससी के ऊपर से सभी प्लेनेट्स का भरोसा उठ जाएगा, वो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। कमांडर मिरांडा उसकी बात मान जाती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो कमांडर मिरांडा की मॉम के पास जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है। वो उन्हें बताता है कि जब मैंने कीस्टोन को छुआ तो मुझे एक बच्चे के विजन्स आए जो जंगल में अपनी फैमिली के साथ था। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपने ही विजन्स को देखा था। दरअसल मिरांडा की मॉम ने ही यानी कि साइंटिस्ट ने ही उसकी यादों से सब कुछ मिटा दिया था।
वो जॉन से कहती है कि तुम्हें कीस्टोन से दूर रहना होगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि जॉन की यादें वापस आए। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो स्पेसशिप से हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा होता है, उसके साथ कौन भी होती है। और अब यूएनएससी के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने फैसला किया है कि कौन को मार दिया जाए क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। जॉन को कौन को मारने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, लेकिन जॉन को पता है कि कौन एक मासूम बच्ची है, इसीलिए वो स्पेसशिप के सभी कैमरास को बंद कर देता है और फैसला करता है कि वो कौन को नहीं मारेगा। और अब क्योंकि उसने कैमरास बंद कर दिए हैं, इसीलिए यूएनएससी को पता चल जाता है कि जॉन उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा। वो अपने स्पेसशिप से जब हेडक्वार्टर पर आता है तो उसके स्पेसशिप को क्रैश कर दिया जाता है। जॉन जब बाहर निकलता है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जॉन समझ जाता है कि अब उसे और कौन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसीलिए कीस्टोन जो अब भी उसके पास होता है वो उसे टच करता है, जिससे एक एनर्जी वेव निकलती है और यूएनएससी का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। साथ ही उसका स्पेसशिप भी ठीक हो जाता है, जिससे जॉन क्वान को लेकर यहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह जाता है जो कि एक अलग प्लेनेट है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब क्रिमिनल्स हैं। दरअसल जॉन का एक दोस्त यहाँ पर रहता है जो पहले उसके साथ ट्रेनिंग में था और उसे पता था कि यूएनएससी वाले उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वहां से भाग रहा था। हालांकि जॉन ने उसे देख लिया था पर जॉन ने उसे जाने दिया और अब जॉन उसके पास मदद के लिए आया है। जॉन को देखकर वो बहुत खुश होता है। जॉन को वो अपने परिवार से भी मिलवाता है। वहीं हमें यूएनएससी की एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर सब के सब परेशान होते हैं कि जॉन उनके कंट्रोल से अब निकल चुका है, वो उनके लिए खतरा बन सकता है। और यहाँ पर कमांडर मिरांडा की मॉम भी होती है जो कि वो साइंटिस्ट है जिसने इस पूरे के पूरे स्पार्टन प्रोजेक्ट को बनाया है। वो सबको बताती है कि मैं अपने नए ओडाना प्रोजेक्ट से जॉन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ, उसे वापस ला सकती हूँ, और इसके लिए मुझे ह्यूमन क्लोनिंग करनी होगी ताकि मैं इंसान के दिमाग के हिस्से को इस्तेमाल कर सकूं, तभी मेरा प्रोजेक्ट पूरा होगा। यूएनएससी उसे इस बात की परमिशन दे देती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो कीस्टोन को लेकर एक आदमी के पास जाता है जिसे कुछ साल पहले एलियंस ने अगवा कर लिया था। वो जॉन को बताता है कि इसे हर कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता, इसे कोई खास ही इंसान एक्टिवेट कर सकता है, और जब भी एक्टिवेट होता है तो तुम्हें एक एनर्जी का गोला दिखता है और एलियंस उसी जगह पर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और उसी हथियार से संपूर्ण मानव जाति का खात्मा भी होगा। जॉन इस बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से कॉन को उसी जगह पर छोड़कर वो वापस यूएनएससी के हेडक्वार्टर जाता है जहां पर वो साइंटिस्ट से मिलता है और कहता है कि मैं कीस्टोन के बारे में जानना चाहता हूँ। साइंटिस्ट कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगी। वही साइंटिस्ट ने अपने क्लोन को बना लिया होता है जिसे अब वो जिंदा कर देती है, पर जिंदा करने के बाद वो उसके दिमाग के एक हिस्से को निकाल के जॉन की बॉडी उसके दिमाग के एक हिस्से में इंजेक्ट कर देती है और तभी वो कोर्टाना बुलाती है जो कि उसके प्रोजेक्ट का नाम है। कोर्टाना बोलते वहां पर एक एआई रोबोट आ जाती है जिसे वो देख सकती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है कि उसका प्रोजेक्ट, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से सफल रहा। एआई कहती है कि मैं जॉन के पूरे दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। साइंटिस्ट कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें जॉन के दिमाग के एक छोटे से हिस्से में डाला है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अंतरिक्ष में कहीं जा रहा होता है और तभी उनके सामने एलियंस का स्पेसशिप आ जाता है जिसके अंदर से एक लड़की उनसे संपर्क करती है और डरी हुई आवाज में कहती है कि मेरे पूरे परिवार को एलियंस ने मार दिया, मुझे मदद की जरूरत है, मैं इसमें अकेली हूँ। जिसके बाद उसे यूएनएससी के स्पेसशिप में ले आया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि मैकी होती है, वही लड़की जो एलियंस की साथी है जिसे बचपन में एलियंस ने बचाया था। दरअसल बचपन में एलियंस ने उस प्लेनेट पर हमला किया था जहां पर मैकी अपने दोस्त के साथ थी। उस हमले के दौरान मैकी का दोस्त मारा गया। एलियन मैकी को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी उसका एक डिवाइस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है जिससे एलियन उसे नहीं मारते और अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले आते हैं, जिसका मतलब ये है कि मैकी के अंदर कोई खास बात है जो दूसरे इंसानों के अंदर नहीं है और एलियंस उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अब मैकी जो यूएनएससी के स्पेसशिप के अंदर आ चुकी है वो अपने अजीब से एलियन क्रिएचर से यहाँ पर सभी लोगों को मार देती है। दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है। होश आने के बाद साइंटिस्ट उसे अपने नए एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हें कीस्टोन को छूना चाहिए और जब वो कीस्टोन को छूता है तो एक बार फिर से उसे अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं और ऐसा करने से जॉन का जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत ज्यादा हाई होने लगता है, इसीलिए साइंटिस्ट उसे रोक लेती है। और अब
जॉन की बॉडी के अंदर एक खास डिवाइस होता है जो उसकी फीलिंग्स को एक्टिवेट नहीं होने देता। ये बात जॉन के उस दोस्त ने जिसके पास वो कॉन को छोड़कर आया है उसे बताई होती है और अब जॉन उस डिवाइस को अपनी बॉडी से निकाल लेता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे वहां पर एक डॉग दिखता है जिससे उसके अंदर फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। वापस आकर एक बार फिर से कीस्टोन को टच करता है, उसे अपने विजन्स आते हैं। इस बार उसे पता चल जाता है अपने विजन्स में जिस बच्चे को देखता है वो उसी का बचपन है। वो अपने मॉम डैड को भी देखता है और इसके बाद उसके दिमाग में जो एआई है जिसका नाम कॉर्टाना है उसकी मदद से वो उस प्लेनेट को ढूंढ लेता है जिसके उसे विजन्स आते हैं। वो तय करता है कि वो उस प्लेनेट पर जाएगा। कॉर्टाना उसे बताती है कि बहुत सालों पहले वहां पर वायरस फैल गया था पर जॉन अब उस प्लेनेट पर जाना चाहता है। ये बात वो साइंटिस्ट को बताता है। साइंटिस्ट भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जल्द ये दोनों के दोनों उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जॉन अपने बचपन के घर को ढूंढ लेता है। घर के अंदर जाने के बाद उसे अपने बचपन की यादें आती हैं जिसमें उसे याद आता है कि जब वो बहुत छोटा था वो अपने डॉग के साथ घर के बाहर गया था जहां उसे गुफा में बहुत बड़ा कीस्टोन दिखा था। जैसे उसने कीस्टोन को छुआ था वो एक्टिवेट हो गया था। साथ ही वो अपने बचपन की यादों में अपने घर में साइंटिस्ट को भी देखता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि साइंटिस्ट बचपन से उसे और उसके परिवार को जानती है। वहीं दूसरी तरफ कॉन को दिखाया जाता है जो जॉन के दोस्त से कहती है मैं अपने प्लेनेट मैड्रिगल पर वापस जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरे पिता के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके लिए काम किया करते थे। दरअसल अब उसे पता चल चुका है कि उसके पिता की जगह वहाँ पर किसी और ने ले ली है। हालांकि जॉन का दोस्त वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने जॉन से वादा किया था कि वो कॉन को हर खतरे से बचाएगा और उसे अपने पास ही रखेगा। और जब कॉन उसे कहती है कि इस काम के बदले मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी तो जॉन का दोस्त उसकी बात मान जाता है और जल्दी उसे मैड्रिगल प्लेनेट ले आता है जहां पर कॉन को पता चलता है कि उसके पिता के जो लोग बचे हुए हैं उन्होंने अब यूएनएससी के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया है। तभी यहाँ पर मैड्रिगल का नया लीडर आ जाता है। इसीलिए जॉन के दोस्त को और कॉन को यहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि इन्हें पता है कि नया लीडर कॉन को मारना चाहता है जिसके लिए उसने किलर को भी हायर किया है। ये दोनों के दोनों अपने स्पेसशिप तक वापस पहुंचते हैं लेकिन अब इनके स्पेसशिप पर कब्जा कर लिया है। कॉन कहती है कि हमें मेरी आंट को ढूंढना होगा, इसके बाद मैं तुम्हारे पैसे और तुम्हारा स्पेसशिप तुम्हें वापस दिला दूंगी। ये जल्दी कॉन की आंट तक पहुंच जाते हैं। कॉन अपनी आंट से मिलकर बहुत खुश होती है। वो अपनी आंट से कहती है कि हमें नए लीडर के खिलाफ लड़ना होगा, साथ ही हमें अपनी जंग को जो कि यूएनएससी के खिलाफ है उसको जारी रखना होगा। यहाँ पर उसकी आंट बताती है कि आज से कई साल पहले रेगिस्तान में तुम्हारे पिता को मिस्टीक लोग मिले थे जिनसे मिलने के बाद तुम्हारे पिता ने यूएनएससी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। और अब यहाँ पर वो किलर आ जाती है जिसे यहाँ के नए लीडर ने कॉन को मारने के लिए हायर किया है। वो कॉन की आंट को मार देती है और इससे पहले कि वो कॉन को मारती जॉन का दोस्त कॉन के साथ इस जगह से निकल जाता है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो अपने बचपन की यादों से उस बड़े कीस्टोन तक पहुंच जाता है जिसके बाद साइंटिस्ट यहाँ पर यूएनएससी की अपनी टीम को बुला लेती है। ये वाला जो कीस्टोन है वो एक क्रिस्टल के अंदर बंद होता है और जब इसे निकाला जाता है तो बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है और इस साउंड का एहसास मैकी को भी होता है जिससे अब पता चल चुका है कि वो दूसरा कीस्टोन कहाँ पर है। वहीं अब जॉन अपने बचपन की यादों को और भी ज्यादा जानना चाहता है इसीलिए वो कीस्टोन को टच करता है जिससे उसे पता चलता है कि जब वो छोटा था तो साइंटिस्ट ने उसे अगवा कर लिया था और तभी साइंटिस्ट उसके सामने आ जाती है। वो उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी कॉर्टाना जो कि उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है वो उसे बेहोश कर देती है। जब जॉन को होश आता है तो देखता है कि उसके ऊपर एलियन शिप है। दरअसल एलियंस ने यहाँ पर हमला कर दिया होता है। वो उस बड़े कीस्टोन को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं कि एलियन कीस्टोन को लेकर स्पेसशिप में चला जाता है जिसके बाद स्पेसशिप से कुछ गिरता है और जब जॉन उसकी तरफ जाता है तो देखता है कि ये एक लड़की है जो और कोई नहीं बल्कि एलियंस की साथी मैकी है। मैकी जब जॉन को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने कमांडर मिरांडा होती है। मैकी उसे बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तो एलियंस ने उसे अगवा कर लिया था और अब उसे आजाद किया है। जॉन भी यहाँ पर आ जाता है। मैकी जॉन को बताती है कि एलियंस उसकी स्टोन को अपने पवित्र प्लेनेट
प्लेनेट पर लेकर गए हैं। जिस तरह से तुम्हारे छूने से कीस्टोन एक्टिवेट हो जाता है, उसी तरह से मेरे छूने से भी वो एक्टिवेट होता है। वही यूएनएससी की मीटिंग बैठती है जिसमें सब के सब जॉन को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसी की वजह से एलियन कीस्टोन को ले गए, क्योंकि उसे कीस्टोन की रक्षा करनी थी। लेकिन उस वक्त जॉन की एक साथी स्पार्टन की जान खतरे में थी, वो उसे बचाने के लिए चला गया था, इसीलिए एलियंस कीस्टोन को अपने साथ ले गए और इसके लिए जिम्मेदार साइंटिस्ट को भी समझा जा रहा होता है। वहीं जॉन साइंटिस्ट के पास जाता और कहता है कि मुझे अगवा क्यों किया, मेरे अगवा होने के बाद मेरे परिवार का क्या हुआ, क्या उन्होंने मुझे ढूंढा नहीं। साइंटिस्ट कहती है कि हम उन्हीं बच्चों को अगवा करते थे जो ताकतवर थे, ताकि हम अपनी स्पार्टन की आर्मी बना सके। हम जिस भी बच्चे को अगवा करते थे उसका क्लोन बनाकर उसके घर पर छोड़ दिया करते थे, जिसकी कुछ वक्त बाद मृत्यु हो जाती थी। और साइंटिस्ट की बेटी कमांडर मिरांडा भी ये बात सुन लेती है। इसके बाद जॉन अपनी उस दोस्त के पास जाता है जिसकी जान बचाने की वजह से एलियंस कीस्टोन को ले गए थे, और वो उसे स्पार्टन प्रोजेक्ट का सारा सच बता देता है। वही साइंटिस्ट जो पूरी की पूरी स्पार्टन आर्मी को कंट्रोल करती है, क्योंकि उसी ने उन्हें बनाया है, उसे उसके काम से हटा दिया जाता है, उसे यहाँ से दूर भेजा जा रहा होता है और अब उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी बेटी कमांडर मिरांडा को दे दी जाती है। मिरांडा जॉन और मैकी को बताती है कि तुम दोनों का डीएनए बाकी इंसानों से पूरी तरह से अलग है, तुम दोनों का डीएनए एक जैसा है। साथ ही यहाँ पर यूएनएससी वाले उस प्लेनेट को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ एलियंस कीस्टोन को ले गए हैं, लेकिन इन्हें उस प्लेनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए जॉन मैकी के पास आता है, पर तभी उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मैकी जॉन से कहती है कि कीस्टोन को बार बार छूने की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुम कीस्टोन के सामने जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, कीस्टोन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। और इसके बाद जॉन छोटे वाले कीस्टोन के पास जाता है जो उसे सबसे पहले मिला था। जैसे वो उसे छूता है उसे अपने बचपन की यादें आती हैं और अगले पल वो देखता है कि वो किसी अनजान दुनिया में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ कॉन को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में मिस्टिक लोगों को ढूंढ रही होती है। ये बहुत ही धार्मिक लोग होते हैं। इन्हीं से मिलने के बाद उसके पिता हमेशा के लिए यूएनएससी के खिलाफ हो गए थे। जल्दी कॉन मिस्टिक ट्राइब की लीडर तक पहुंच जाती है जहां पर वो पूछती है कि हमारे परिवार का, हमारे एंसेस्टर्स का क्या पर्पस है, क्यों मेरे पिता तुमसे मिलने के बाद यूएनएससी के खिलाफ हो गए। मिस्टिक ट्राइब की लीडर उसे ड्यूटेरियम फ्यूल पीने को कहती है और जब वो फ्यूल पीती है तो वो बाहर जाती है जहां पर उसे कुएं के पास एक आदमी दिखता है। जब उस आदमी के पास जाती है तो उसके पिता होते हैं। कॉन अपने पिता के गले लग जाती है। उसके पिता उसे कुएं के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि ये एक दूसरी दुनिया का रास्ता है और हमारा फर्ज है कि हम इस रास्ते की हमेशा प्रोटेक्शन करें। मेरे बाद अब तुम्हें ये करना होगा। यूएनएससी से तुम्हें अपने प्लेनेट को और इस कुएं को बचाना होगा। तुम्हें अपनी आर्मी तैयार करनी होगी। और तभी कॉन को होश आ जाता है। दरअसल वो अपनी कॉन्शियसनेस में सब कुछ देख रही होती है। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि तुम्हें अपने मिलिट्री बेस में जाना होगा। कॉन यहाँ से मिलिट्री बेस में चली जाती है। वहीं इस प्लेनेट का जो नया लीडर है उसे पता चल जाता है कि कॉन कहाँ पर है। वो उसे मारने के लिए उस तरफ निकल पड़ता है, पर उससे पहले वहां पर जॉन का वो दोस्त जो कॉन को इस प्लेनेट पर लाया था वो एक बार फिर से कॉन तक पहुंच जाता है। दरअसल वो कॉन को छोड़कर वापस अपने प्लेनेट पर चला गया था, क्योंकि उसने जॉन से वादा किया था, इसीलिए कॉन की रक्षा करने के लिए एक बार फिर से वापस आ चुका है। वहीं इस प्लेनेट का जो नया लीडर है वो भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर कॉन को मारने के लिए पहुंच चुका है। कॉन और जॉन का दोस्त छुप जाते हैं। कॉन कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ चारों तरफ हाइड्रोजन गैस की पाइपलाइंस हैं, हम ब्लास्ट करके इन सबको मार सकते हैं। और कॉन बड़ी चालाकी से उस पाइपलाइन को ब्लास्ट कर देती है जिसमें इस प्लेनेट का नया लीडर और उसके सभी लोग मारे जाते हैं। कॉन को यहाँ बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, जो पैसे वो जॉन के दोस्त को उसकी मदद के बदले देती है। इसके बाद जॉन का दोस्त यहाँ से वापस अपने प्लेनेट लौट जाता है। कॉन अब यहाँ पर आज़ादी से घूम सकती है, क्योंकि यहाँ अब उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। वही हमें मैकी को दिखाया जाता है जो अब कहीं ना कहीं जॉन से प्यार करने लगी है, क्योंकि पिछली बार जब जॉन ने कीस्टोन को छुआ था और वो एक दूसरी दुनिया में चला गया था तो मैकी भी वहां पर उसके साथ थी। मैकी और जॉन अगले दिन घूमने जाते हैं, जहां पर मैकी जॉन को बताती है कि जिस दुनिया में हम पहुंच गए थे शायद वही हेलो है जहां पर एलियंस पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद जॉन अपने सीनियर्स के पास आता और कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मैकी को कीस्टोन को छूने दें, क्योंकि अगर वो कीस्टोन को छुएगी तो उसे दूसरे बड़े वाले कीस्टोन की लोकेशन का पता चल जाएगा। उसके सीनियर्स उसकी बात मान जाते हैं। जॉन ये बात बताने के लिए रात को मैकी के पास जाता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं
और जब जॉन सो रहा होता है तो मैकी के पास मौका होता है कि वो जॉन को मार दे, क्योंकि एलियंस ने उसे इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा था। पर अब वो जॉन से प्यार करती है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। वही साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कोर्टाना यानी कि एआई की मदद से जॉन के ऊपर पूरी तरह से नजर रख रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग के एक हिस्से में साइंटिस्ट ने कोर्टाना यानी कि एआई को उसके दिमाग में फिक्स कर दिया होता है। और अब उसे पता चल चुका है कि जॉन और मैकी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसीलिए जॉन के जाने के बाद वो मैकी से कांटेक्ट करती है और बताती है कि यूएनएससी के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, वो तुम्हें और जॉन को मार देंगे, उन्हें सिर्फ की स्टोन्स चाहिए, तुम किसी भी तरह से जॉन और दोनों की स्टोन्स को लेकर मुझ तक पहुंच जाओ। पर मैकी उसका काम करने से मना कर देती है, जिसके बाद साइंटिस्ट सब के सब स्पार्टन्स को ये ऑर्डर देती है कि मैं तुम्हारी कमांडर ऑफिसर हूँ, इसीलिए आज के बाद तुम मेरे अलावा किसी की कमांड को नहीं मानोगे। दरअसल इसी ने इन सब को बनाया है, इसीलिए सब इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। साइंटिस्ट कहती है कि जॉन, मैकी और दोनों की स्टोन्स को लेकर जल्द से जल्द तुम्हें मेरे पास लाना होगा। यहाँ पर जॉन की वो दोस्त होती है जिसे जॉन ने बचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से एलियंस की स्टोन को लेकर चले गए थे, जिसका नाम काई है। वो साइंटिस्ट की बात का विरोध करती है, जिसके बाद साइंटिस्ट के कहने पर उसे पकड़कर नीचे बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। और अब साइंटिस्ट अपनी एआई कोर्टाना से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जॉन के पूरे दिमाग पर अपना कंट्रोल लेना होगा। लेकिन कोर्टाना ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो जॉन की मृत्यु हो जाएगी। वहीं हमें कमांडर मिरांडा को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट की बेटी है। उसे उस स्पेसशिप की रिकॉर्डिंग मिलती है। इस स्पेसशिप में मैकी ने यूएनएससी के बहुत सारे लोगों को मार दिया था। वो समझ जाती है कि मैकी यहाँ पर इन्हें मारने के लिए आई है। वहीं मैकी और जॉन को दिखाया जाता है जो उस रूम की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर की स्टोन है। और तभी एआई कोर्टाना, जो कि जॉन के दिमाग के एक हिस्से से कनेक्टेड है, वो उसे साइंटिस्ट के पूरे प्लान के बारे में बता देती है। जॉन को समझ में आ जाता है कि जल्दी स्पार्टन्स इनके ऊपर हमला करने वाले, इसीलिए छुपने की कोशिश करता है। लेकिन अब स्पार्टन यहाँ पर पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मैकी यहाँ से भागकर मदद मांगने के लिए जाती है और तब तक वहाँ पर कमांडर मिरांडा भी आ जाती है, जिसे अब मैकी की सच्चाई पता है। मैकी कहती है कि मजबूरी में मैंने स्पेसशिप में सबको मारा था, और उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, इसीलिए उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। मैकी गुस्से में वहाँ पर रखे हुए की स्टोन पर हाथ लगा देती है, जिसके बाद बहुत बड़ी एनर्जी बीम निकलती है, जिससे सब के सब बेहोश हो जाते हैं। साथ ही मैकी उसी तरह से जिस तरह से जॉन एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, जिसे हेलो वर्ल्ड कहा जाता है, मैकी भी वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो जॉन से मिलती है। वो जॉन को कहती है कि अलविदा, और उस जगह से चली जाती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो उस रूम की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है जहां पर की स्टोन था। वहां पर कमांडर मिरांडा होती है जो जॉन को बताती है कि मैकी यहाँ से की स्टोन को लेकर निकल चुकी है। जॉन उसे रोकने के लिए जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर स्पार्टन की आर्मी यानी कि उसके साथी उसे रोक लेते हैं। जॉन सबको बताता है कि किस तरह से साइंटिस्ट ने उन सब को स्पार्टन की आर्मी में भर्ती करने के लिए बचपन में अगवा कर लिया था, और उनके परिवार के पास उनके क्लोन्स को भेज दिया गया, जिन क्लोन्स की जल्दी मृत्यु हो गई। हमारे परिवार को कभी हमारी सच्चाई के बारे में पता नहीं चला और हम उनसे हमेशा के लिए अलग हो गए। अब सब के सब जॉन का साथ देने के लिए तैयार हैं। वो मैकी को रोकना चाहते हैं, लेकिन मैकी यहाँ से स्पेसशिप से अब तक निकल चुकी होती है। साइंटिस्ट भी यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। वो अपने स्पेसशिप से एक प्लेनेट पर लैंड करती है, जहाँ पर उसे यूएनएससी वाले पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि वो की स्टोन को चुराना चाहती है। वहीं जॉन अपने स्पार्टन साथियों के साथ उस प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है जहां पर मैकी की स्टोन को लेकर गई है। रास्ते में एआई कोर्टाना जॉन को बताती है कि मुझे साइंटिस्ट ने तुम्हारे दिमाग पर पूरा कंट्रोल लेने का आदेश दिया था, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। वहीं साइंटिस्ट जो यूएनएससी के बेस में होती है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, बेस में उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहां पर कमांडर मिरांडा आती है और वो समझ जाती है कि ये असली साइंटिस्ट नहीं थी, बल्कि ये उसका क्लोन था। मैकी भी की स्टोन को लेकर एलियंस के पवित्र प्लेनेट तक पहुंच गई होती है। जो काम उसे एलियंस ने दिया था वो उसने पूरा कर दिया, और अब वो की स्टोन को एलियंस के लीडर को दे देती है, जिसके बाद ये दोनों की स्टोन्स को जोड़ देते हैं।
यहाँ पर जॉन भी अपने साथियों के साथ पहुंच चुका है जो एलियंस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलियंस की तादाद बहुत ज्यादा है। जॉन और उसके साथियों ने हरा नहीं सकते। एलियंस पूरी तरह उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और जब मैकी ये देखती है तो जॉन और उनके साथियों को बचाने के लिए कीस्टोन को टच कर देती है, जिससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में सब के सब एलियंस दूर जाकर गिरते हैं। साथ ही अब यहाँ से हेलो जाने का रास्ता भी ऊपर आसमान में नक्शे की तरह दिखना शुरू हो जाता है और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जिसे मैकी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। मैकी की मृत्यु के बाद वो नक्शा भी आसमान से गायब हो जाता है। एलियंस एक बार फिर से वापस लौट आते हैं जो जॉन और उसके साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन उनका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो जॉन को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और जॉन की अब मृत्यु होने वाली है। और मृत्यु से पहले वो एआई कोर्टाना को कहता है कि तुम मेरे दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल ले लो। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और एआई कोर्टाना उसके दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद कोर्टाना के कंप्यूटराइज्ड दिमाग के सामने एलियंस टिक नहीं पाते और यहाँ पर जॉन, जिसके अंदर कोर्टाना है, वो दोनों की स्टोन्स को और अपने साथियों को लेकर स्पेसशिप से इस जगह से निकल जाती है। जॉन के छूने से इस बार की स्टोन एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि जॉन मारा जा चुका है। जॉन जब अपने स्पेसशिप में होता है तो उसकी साथी पूछती है क्या तुम जॉन हो, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वही साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ कहीं और है। यूएनएससी वाले उसे ढूंढ रहे हैं पर शायद उसके इरादे कुछ और ही हैं। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि 9 के 9 एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे।